क्या आपने कभी यह सोचा है कि भविष्य का सबसे विनाशकारी और भयानक महायुद्ध किसी जमीन के टुकड़े, कच्चे तेल की खदानों या खतरनाक परमाणु हथियारों के वर्चस्व के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सबसे मूलभूत इकाई यानी पानी की एक एक बूंद के लिए लड़ा जाएगा? और इस खौफनाक और अकल्पनीय युद्ध का केंद्र कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने हिमालय की अजेय और बर्फीली चोटियां होंगी, जहां दुश्मन के एक अदृश्य रिमोट कंट्रोल से भारत के पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को पल भर में एक सूखे रेगिस्तान में बदला जा सकता है या फिर रातों रात एक प्रलयंकारी बाढ़ में डुबोया जा सकता है। यदि आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी ज्ञानवर्धक राष्ट्रहित से जुड़ी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, क्योंकि आज लोग नाच गाना देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखने वाले ही वास्तव में जागरूक नागरिक होते हैं। अब जरा उस खौफनाक षड्यंत्र की गहराई में उतरते हैं जिसे दुनिया की सबसे ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे अत्यंत गुप्त तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। एक ऐसा षड्यंत्र जिसका नाम है जल युद्ध, या कूटनीतिक भाषा में कहें तो पानी का शस्त्रीकरण, जहां न कोई गोली चलती है न कोई बम गिरता है, लेकिन तबाही किसी भी पारंपरिक युद्ध से कई गुना अधिक भयानक होती है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी नदी जिसे तिब्बत के ऊंचे पठारों पर यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है, और जो भारत की सीमा में प्रवेश करते ही हमारी जीवनदायिनी और विशालकाय ब्रह्मपुत्र बन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चीन इस नदी के पानी को लेकर इतना जुनूनी क्यों है कि वह उस दुर्गम इलाके में अरबों डॉलर खर्च करके रातों रात पहाड़ों का सीना चीर रहा है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जब 1950 के दशक में चीन ने तिब्बत पर क्रूरतापूर्वक कब्जा किया था, क्योंकि चीनी रणनीतिकार यह भली भांति जानते थे कि एशिया का असली खजाना कोई सोना या चांदी नहीं, बल्कि तिब्बत के वे विशाल ग्लेशियर हैं जिनसे एशिया की 10 सबसे बड़ी नदियां निकलती हैं और जो लगभग 2 अरब लोगों की प्यास बुझाती हैं। तिब्बत को एशिया का जल स्तंभ कहा जाता है, और जिस देश का इस जल स्तंभ पर नियंत्रण होगा वही भविष्य में पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था, कृषि और राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाएगा, और चीन ने ठीक यही किया। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन आखिर इस नदी के साथ ऐसा क्या कर रहा है जिससे भारत के अस्तित्व पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इसका उत्तर है महाबांधों का एक ऐसा दानवाकार जाल बिछाना जो प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहा है। चीन तिब्बत के भीतर, विशेषकर उस स्थान पर जहां यारलुंग त्सांगपो एक बहुत ही तीखा और खतरनाक यू टर्न लेती है, जिसे भूगोल की भाषा में ग्रेट बेंड या नमचा बरवा कहा जाता है, वहां एक ऐसा महाबांध बनाने की योजना पर काम कर रहा है जो दुनिया के सबसे बड़े 3 गोर्जेस बांध से भी 3 गुना अधिक बिजली पैदा करेगा। लेकिन असली खतरा यह बिजली नहीं है, बल्कि वह अपार जलराशि है जिसे इस महाबांध के पीछे एक कृत्रिम समुद्र के रूप में रोका जाएगा। और यहीं से शुरू होता है चीन का वह मनोवैज्ञानिक और जल रणनीतिक युद्ध जो वह भारत के खिलाफ बिना किसी हथियार के लड़ रहा है। कल्पना कीजिए कि गर्मियों के मौसम में जब असम और अरुणाचल प्रदेश के किसानों को अपनी फसलों के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तब चीन चुपचाप अपने बांधों के दरवाजे बंद कर दे और ब्रह्मपुत्र का प्रवाह अचानक कम हो जाए, तो क्या होगा? पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था चरमरा जाएगी, लाखों लोगों की आजीविका छिन जाएगी और उपजाऊ भूमि बंजर होने लगेगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा खौफनाक है। मान लीजिए कि मानसून के दौरान जब भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र पहले ही भारी बारिश और प्राकृतिक बाढ़ से जूझ रहा हो, और ठीक उसी समय चीन अपने बांधों से अचानक लाखों क्यूसेक पानी बिना किसी पूर्व चेतावनी के छोड़ दे, तो वह पानी का सैलाब किसी जल प्रलय से कम नहीं होगा जो अपने रास्ते में आने वाले हर गांव, हर शहर, हर पुल और हर सैन्य छावनी को तिनके की तरह बहा ले जाएगा। क्या आपको याद है जब डोकलाम विवाद के दौरान दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं? तब चीन ने कूटनीतिक चाल चलते हुए भारत के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के जल स्तर के महत्वपूर्ण आंकड़े साझा करने से साफ इनकार कर दिया था, जबकि इसके लिए दोनों देशों के बीच एक स्पष्ट समझौता था। यह कोई छोटी घटना नहीं थी, बल्कि यह भारत के लिए एक सीधा और स्पष्ट संदेश था कि चीन पानी को एक विनाशकारी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा, और उसने यह साबित कर दिया कि वह जब चाहे भारत को अंधकार में रखकर तबाही का मंजर ला सकता है। निचले प्रवाह वाले देश के रूप में भारत की चिंताएं केवल बाढ़ या सूखे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह इस क्षेत्र के अत्यंत संवेदनशील पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ा मृत्युदंड है, क्योंकि हिमालय का यह हिस्सा दुनिया के सबसे अधिक भूकंप संभावित क्षेत्रों में से एक है। अब जरा इस रोंगटे खड़े कर देने वाली परिस्थिति की कल्पना कीजिए कि नमचा बरवा के पास रिक्टर पैमाने पर 8 या उससे अधिक तीव्रता का कोई भयंकर भूकंप आ जाए और चीन का वह महाबांध टूट जाए, तो क्या होगा?
अरबों गैलन पानी, मलबा, चट्टाने और कीचड़ कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अरुणाचल प्रदेश और असम की घाटियों में गिरेगा और वह प्रलय इतनी विशाल होगी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह केवल एक भौगोलिक आपदा नहीं बल्कि एक सभ्यतागत विनाश होगा। लेकिन क्या भारत इस पूरे खतरे के सामने चुपचाप बैठा है? क्या नई दिल्ली के नीति निर्माताओं को इस आने वाले जल प्रलय का आभास नहीं है? बिल्कुल है, और यही कारण है कि भारत ने भी एक अत्यंत आक्रामक और रणनीतिक जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी और सियांग घाटी में भारत अपने खुद के विशालकाय बांधों और बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं का तेजी से निर्माण कर रहा है। भारत की रणनीति बहुत स्पष्ट और सटीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जल कानूनों के अनुसार यदि निचला प्रवाह वाला देश नदी के पानी का सक्रिय रूप से उपयोग करके अपने यहाँ जल अधिकार स्थापित कर लेता है, तो ऊपरी प्रवाह वाले देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उस पानी को रोकना या उसकी दिशा मोड़ना कानूनी रूप से बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए भारत पूर्वोत्तर में केवल बांध नहीं बना रहा है, बल्कि वह अपने कानूनी और कूटनीतिक अधिकारों की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर रहा है, ताकि कल को चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह दावा न कर सके कि उस पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा था। लेकिन इस पूरी बिसात में एक और बहुत महत्वपूर्ण मोहरा है, और वह है बांग्लादेश, जो ब्रह्मपुत्र के सबसे निचले छोर पर बसा है। और अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोकता है या मोड़ता है, तो बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, जिससे वहां भुखमरी और पलायन का एक ऐसा भयानक संकट पैदा होगा जिसकी सीधी मार भारत की सीमाओं पर पड़ेगी, क्योंकि करोड़ों शरणार्थी भारत की ओर भागेंगे। चीन की इस जल आक्रामकता का उद्देश्य केवल भारत को डराना नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत गहरा और दूरगामी भू राजनीतिक लक्ष्य भी है, जिसके माध्यम से चीन दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कम करना चाहता है, भारत को हमेशा एक रक्षात्मक मुद्रा में उलझाए रखना चाहता है, और अरुणाचल प्रदेश, जिसे वह अपना हिस्सा मानता है, वहां भारत के बुनियादी ढांचे के विकास को हर संभव तरीके से रोकना चाहता है। चीन यह भली भांति जानता है कि पारंपरिक युद्ध में भारतीय सेना को हराना अब उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर अपनी वीरता और युद्ध कौशल का लोहा मनवा दिया है। इसलिए बीजिंग में बैठे रणनीतिकारों ने यह कायरतापूर्ण लेकिन बेहद खतरनाक जल युद्ध का रास्ता चुना है। पानी का यह खेल केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, आने वाले दशकों में मीठे पानी का एक अकल्पनीय संकट पैदा होने वाला है, और तब पानी की कीमत शायद सोने और तेल से भी अधिक हो जाएगी। ऐसे में जो देश इन नदियों के उद्गम पर नियंत्रण रखेगा, वह देश भविष्य की विश्व व्यवस्था का भाग्य विधाता बनेगा, और यही चीन का अंतिम सपना है, जिसे वह किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे लाखों जिंदगियों को दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े। लेकिन भारत भी अब वह 1962 वाला भारत नहीं रहा। आज का भारत आंख में आंख डालकर बात करता है, और हमारी कूटनीतिक ताकत, सैन्य आधुनिकीकरण और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम किसी भी प्रकार के जल आतंकवाद का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दुनिया के बाकी देश भी अब चीन की इस जल साम्राज्यवादी नीति को बहुत ही शक और चिंता की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि जो चीन आज ब्रह्मपुत्र के साथ कर रहा है, वही उसने मेकांग नदी के साथ भी किया था, जहां उसने कई बांध बनाकर वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया था। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह समझ चुका है कि चीन पानी को एक ब्लैकमेल टूल की तरह इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करता। इस पूरे जल विवाद का सबसे डरावना पहलू यह है कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए संधियां हैं, रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध है, लेकिन दो परमाणु संपन्न देशों के बीच बहने वाली सीमा पार नदियों के पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कोई भी सख्त, बाध्यकारी और पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद नहीं है, और इसी कानूनी शून्यता का चीन भरपूर फायदा उठा रहा है। ये एक ऐसी खामोश जंग है जो हर दिन लड़ी जा रही है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी गोलीबारी के, लेकिन इसके परिणाम आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि जब नदियां सूखती हैं तो केवल पानी नहीं मरता, बल्कि उसके साथ जुड़ी पूरी सभ्यता, संस्कृति, जीव जंतु, जंगल और एक पूरा इतिहास हमेशा के लिए रेत में दफन हो जाता है। इसलिए आज समय की मांग ये है कि हम, भारत के नागरिक, इस अदृश्य खतरे के प्रति जागरूक हों, हमारे नीति निर्माता अपनी जल रणनीति को और अधिक आक्रामक बनाएं, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन के इस जल षड्यंत्र को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करें, क्योंकि अगर हमने आज इस ब्रह्मपुत्र के पानी को नहीं बचाया, तो कल ये पानी हमारे आंसुओं में भी नहीं मिलेगा,
और ये हिमालय की बर्फ में छिपी वह खौफनाक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना और जिसका डटकर सामना करना ही हमारे भविष्य के सुरक्षित अस्तित्व की एकमात्र गारंटी है। अब सवाल यह उठता है कि जब चीन जैसा विस्तारवादी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पानी को हथियार बना रहा है, तो भारत के पास कूटनीतिक, रणनीतिक और सैन्य मोर्चे पर कौन कौन से रास्ते शेष रह जाते हैं। इस बहुआयामी खतरे को बेअसर करने के लिए भारत को अपनी रणनीति को कई स्तरों पर एक साथ लागू करना होगा, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है सिंधु जल संधि के विपरीत एक बिल्कुल नई हिमालयी जल कूटनीति का निर्माण करना। जहां एक तरफ भारत ने पाकिस्तान के साथ तमाम तनावों के बावजूद 1960 की सिंधु जल संधि का पूरी ईमानदारी से पालन किया और दुनिया के सामने एक जिम्मेदारी राष्ट्र का उदाहरण पेश किया, वहीं दूसरी तरफ चीन के भारत के साथ कोई ऐसा भी स्थायी या कानूनी रूप से बाध्यकारी जल साझाकरण समझौता करने की हमेशा से साफ इनकार कर दिया। चीन की यह रणनीति कोई संयोग नहीं बल्कि एक ऐसी सोची समझी कूटनीतिक चाल है जिसके तहत वह खुद को भविष्य में किसी भी नियम में बांधना नहीं चाहता, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह अपनी मनमर्जी से दुनिया के नदियों के प्रवाह को मोड़ सके या रोक सके। ऐसे में भारत को वैश्विक मंचों पर, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में चीन की इस तानाशाही नीति का पर्दाफाश करना होगा और दुनिया के सामने यह साबित करना होगा कि निचले प्रवाह वाले देशों के अधिकारों का हनन करना वैश्विक शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस कूटनीतिक युद्ध में भारत को उन सभी एशियाई देशों के मंच पर लाना होगा जो चीन के इस जल साम्राज्यवादी को से पीड़ित हैं, जैसे कि मेकांग नदी के तट पर बसे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार। जब ये सभी देश मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाएंगे तब चीन के अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ जाएगा कि उसे अपने महाबंधनों के आंकड़े साझा करने और पारदर्शी नीतियां अपनाने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन केवल कूटनीतिक से ऐसे हठी पड़ोसी को काबू में नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत ने अपनी तकनीकी और सैन्य निगरानी प्रणाली को हिमालय की ऊंचाइयों पर अभूतपूर्व स्तर पर तैनात करना शुरू कर दिया है। आज भारत की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मिलकर तिब्बत के ऊंचे पठारों, नवबरवा के मोड़ और यारलुंग त्यासपंगो के किनारों बन रहे हैं। चीनी निर्माण कार्यों पर 24 घंटे उपग्रहों के नजरिए रखे जा रहे हैं। आधुनिक रिमोट सेंसिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उच्च क्षमता वाले उपग्रह कैमरों की मदद से भारत अब चीनी भूभाग में होने वाले पानी के जमाव बांध के नए दरवाजे से निर्माण कर रहे हैं और जल स्तर में होने वाले मामूली बदलावों का भी सटीक आकलन कर लेता है। इस उपग्रह तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि चीन अब भारत को किसी भी अचानक आने वाली बाढ़ या जल संकट से जरिए चकित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके किसी भी नापाक कदम का पता भारत के कई दिनों पहले ही चल जाएगा। इस अग्रिम सूचना प्रणाली को पूर्वोत्तर भारत के निचले इलाके में बसे लोगों की सुरक्षा स्थानों तक पहुंचाने और सेना की सामरिक संपत्तियों को बचाने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। और इसके अलावा भारत ने पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी सैन्य तैयारियों को जल युद्ध के मानकों के अनुसार पूरी तरह ढालना शुरू कर दिया है। पूर्वोत्तर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, भारत के लिए राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है और यदि चीन ब्रह्मपुत्र के कृत्रिम बाढ़ लाकर इस क्षेत्र के पुलों के रेल नेटवर्क और रसद आपूर्ति मार्गों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो भारत के माउंटेन स्ट्राइक कोर या इंजीनियरिंग रेजिमेंट के इसके विकल्प के रूप में रणनीतिक सुरंगें तैयार करते हुए पुल और वैकल्पिक सैन्य को सड़कें तैयार कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम के अग्रिम सैन्य ठिकानों पर अब ऐसे उन्नत रडार और जल प्रवाह मापक यंत्र लाए गए हैं जो नदी के बहाव में एक ऐसे सेकंड अंतर को भी दर्ज कर सकते हैं जिसके सेना के कोर कमांडर को तुरंत राजनीतिक और रणनीतिक फैसले लेने की छूट मिलती है। लेकिन इस कूटनीतिक और सैन्य स्तरीय में तैयार के साथ साथ और भयानक पहलू है जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, और वह है पूर्वोत्तर भारत का अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और वहाँ की स्वदेशी जनजातियों का अस्तित्व। ब्रह्मपुत्र केवल पानी की एक धारा नहीं है, बल्कि यह एक अरुणाचल प्रदेश की आदि मिशन निश्चय और असम के विविध जनजातियों की सांस्कृतिक और पहचान, धार्मिक अवस्था और आजीविका का मूल आधार है। जब चीन की नदियों का प्राकृतिक प्रवाह छोड़ करता है तो नदी में आने वाले गाद का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और जैसे विश्व प्रसिद्ध अभयारण्यों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगता है। काजीरंगा के दलदली इलाके और वहां पाए जाने वाले एक सींग वाले दुर्लभ गैंडे
हाथी और अनगिनत जंतु पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र के वार्षिक बाढ़ की और उपजाऊ मिट्टी पर निर्भर है। यदि चीनी बांधों के कारण यह मिट्टी और पानी रुक गया तो पूर्वोत्तर का यह प्राकृतिक जैव विविधता का केंद्र हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, जिससे न केवल पर्यावरण को अपूरणीय क्षति होगी बल्कि स्थानीय समुदायों में व्यापार, असंतोष और विस्थापना का दौर भी शुरू हो जाएगा। चीन की इस दूरगामी साजिश के पीछे एक और अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना छिपी हुई है, जिसके कारण दक्षिणी उत्तर जल अंतरण परियोजना के पश्चिमी भाग के रूप में जाना जाता है। चीनी वैज्ञानिक लंबे समय से यह विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि तिब्बत की नदियों के विशाल जल भंडार को परमाणु विस्फोट या विशाल सुरंगों के माध्यम से उत्तर की ओर मोड़कर चीनी के सूखे और तात्काल मकान मरुस्थल के गोभी के रेगिस्तान को हरा भरा बनाया जाए। यद्यपि यह योजना तकनीकी और भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत जटिल और जोखिम भरी है, लेकिन यदि चीन के इस अपने पागलपन के विचार को साकार करने का प्रयास किया तो ब्रह्मपुत्र नदी के 30 से 40% पानी हमेशा के लिए भारत पहुँचने के लिए पहले ही गायब हो जाएगा। इस काल्पनिक लगने वाले लेकिन अत्यंत खतरनाक संभावना का मुकाबला करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर वाटर ग्रिड और विशाल जल भंडार जलाशयों के निर्माण की गति को दोगुनी कर रहा है। भारत की रणनीति यह है कि अरुणाचल प्रदेश और उसके साथ में पहाड़ों के ऐसे विशाल कैस्केड बांध और जल संचय बेसिन बनाए जाएं जो मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी को अपने भीतर जमा सके और सदियों के सूखे महीनों में उस पानी को निरंतर तरीके से छोड़कर ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को सामान्य बनाया जा सके। यह जल भंडार क्षमता भारत के चीन के खिलाफ एक मजबूत ढल प्रदान करेगी, क्योंकि यदि चीन ऊपर से पानी रोकता भी है तो भारत के इन निचले जलाशयों में जमा पूरी पानी के कई महीने तक पूर्वोत्तर भारत की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही भारत वैश्विक पटल को यानी भारत अपनी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ कई इंडो पैसिफिक क्षेत्रों के समुद्र के साथ साथ जलयुद्ध के सुरक्षा को भी अपना प्रमुख मुद्दा बना रहा है।